press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं और वो स्वीडन में रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। सर, आज हम जरा बात करना चाहेंगे इंडिया का एक बहुत बड़ा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो कंप्लीट हो गया है। एक तो आप उस बारे में क्या कहेंगे उसके लिए कि किस तरह से आपको लगा कि ये इतना सक्सेसफुल रहा। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी। मैं इस वक्त आपसे टोरंटो से बात कर रहा हूँ, कनाडा में, जहाँ मैं साउथ एशियन लिटरेरी सब फेस्टिवल जो हो रहा है पहला, उसके लिए मुझे की नोट स्पीच के लिए बुलाया गया है। तो वहाँ से आपसे बात हो रही है। तो जब मैं कल लैंड किया ना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ ही खबर आ गई कि चंद्रयान 3 जो है वो बहुत कामयाबी से जैसे भी उन्होंने वो पूरा प्रोग्राम बनाया था उसके मुताबिक टू द लास्ट वर्ड वैसे ही हुआ है और वो बड़ा कामयाबी से डेटा और इस किस्म की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है टू द हेड ऑफिस डाउन इन इंडिया। देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है। और आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूँ और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। और जाहिर है एलीट के पास तो ये चांस होता ही है कि वो मॉडर्न एजुकेशन से ही उनको ट्रेन किया जाता है। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा उनका टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है और उसकी बुनियाद है मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स की कि हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो हम पीछे रह गए। अब हम जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड इल्म होगा उसकी बुनियाद पे हम अपने लोगों को एजुकेट करेंगे और आगे लाएंगे। तो इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन इंजीनियर्स को जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, इंडियन अवाम को यानी इंडियन नेशन को, इंडियन स्टेट को और इंडिया की मौजूदा हुकूमत को आपके साथ मिलके मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इस वक्त 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। बच्चों को स्कूल में जो जाते हैं, तकरीबन हर बच्चा अब जाता है, उसको भी फ्री खाना मिलता है हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? ये अब आपका सवाल जो है उसका मेरे पास एक ही जवाब है कि बाकी दुनिया ने मॉडर्न वर्ल्ड जिस तरह भी बना उसको कबूल कर लिया और उसका हिस्सा बनने की कोशिश की है। मुसलमानों की तरफ से एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक बहुत बड़ा सोशल इनकलाब भी कर दिया था। आप कभी टर्की जाएं तो आपको फख्र होगा कि वहाँ पे औरतें और मर्द जितने इक्वली
آپ دیکھیں گے ہر کام میں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے اچیو کر لیا. لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس تیل آ گیا اور تیل کی انکم سے انہوں نے موجیں کی اور اپنے لوگوں کو بھی خیر وہاں پہ ایجوکیٹ ہو کے ماڈرن علم سیکھ کے دولت نہیں کمائی اربوں نے، نہ ایرانیوں نے کمائی ہے. انہوں نے ہر چیز آئیڈیالوجی میں انویسٹ کر دی، اور آئیڈیالوجی کیا ہوا؟ شیعہ ورسز سنی کہ کون ڈومینیٹ کریں گے. اور پاکستان تو ویسے ہی ایک وہ کیا کہتے ہیں ایسا ملک ہے کہ جو جہاں سے پیسہ ہے اس قسم کی یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ورلڈ بینک نے ان کو بڑا چانس دیا تھا. پاکستان کی اپنی یہ جو اسپیس کے لیے ایک دفتر بھی بنا تھا، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن وہاں انہوں نے صرف کمال کیا کہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ نیوکلیر بام بنا لیا کیونکہ انڈیا کے پاس ہے. تو ہماری ساری سوچ ڈسٹرکٹیو ہے. وی کین اونلی بی اٹریکٹڈ ٹو انسٹرومینٹس آف ڈسٹرکشن. ایک نئی دنیا بنانا جس میں عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، ان سب کو ہم آگے لے کے چلیں گے، وہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے. یہ جو ساؤتھ کوریا کے ایک دفعہ جو فاؤنڈر ہیں لی کوئی یو، وہ آئے تھے پاکستان میرے خیال سے نواز شاہ شریف کے دور میں. تو وہاں پہ جب وہ جا رہے تھے تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، کہا کہ کوئی میسج دیں آپ پاکستانیوں کو. تو انہوں نے کہا دیکھو میاں، سچ تو یہ ہے کہ میسج میں ان کو دوں جو اس دنیا کو ماننا چاہتے ہیں، اس میں ایک بہتر زندگی بنانا چاہتے ہیں. پاکستان میں تو ہر آدمی موت کے بعد جو ہوگا اس کی سوچ کے اندر دبا ہوا ہے. تو ہم ایک مردوں کی سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں. ہمارے مسلمان زندہ ہوں، ایکول ہوں، وہ آگے بڑھیں، وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کے پاس نیوکلیر ویپن ہے تو وہ ہمارے پاس بھی ہوگا. انڈیا کے پاس ماڈرن ایجوکیشن ہے، انہوں نے لڑکیوں کو لبریٹ کی، جینڈر ایکوالٹی کی ہے، انہوں نے ہائر ایجوکیشن پہ زور دیا ہے. دیٹس ناٹ آور priority. Our priority is arms race with India and nuclear weapons. ہم کہتے ہیں کہ انڈیا سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاس. اور باقی ملک جو ہیں وہ تو میں نے بتایا کہ وہ ہیں ہی rentier states. They get a rent which means income without having worked for it. تو ایسے معاشرے جو ہیں نا وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھنے کے لیے ہارڈ ورک اور ایک ماڈرن ویژن کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. انہوں نے ایجوکیشنل پالیسی جو اب کی بنائی ہے اس کی بھی میں نے کئی جگہ پہ بات کی ہے. وہاں پہ انہوں نے اور زیادہ وہ اسلامک وہ جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں. پاکستان میں غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے بھی کر دی ہیں کہ وہ نہ پڑھے لیکن پڑھنا پڑتا ہے ان کو بھی. تو پاکستان از ان اے سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ. I keep on introducing one word and remember it. Nihilism. It means self-destruction. That's Pakistan's problem. لیکن سر کیا اب یہ چندریان 3 کی جیسے سکسیسفل ہو گیا ہے یہ پروجیکٹ، تو کیا یہ مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا پاکستان ہر چیز میں تو کاپی کرتا ہے بھارت کو؟ جب بھی وہ جیسے آپ نے کہا کہ نیوکلیئر ویپن بنائے تو ہم نے بھی بنا لیے، تو کیا اس طرف بھی جائیں گے یا اس طرف نہیں جائیں گے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ بھی کہیں گے کہ چلو ہم بھی کوئی اس طرح کا مشن کمپلیٹ کر کے دکھائیں دنیا کو؟ اگر وہ واقعی سیریس ہوں تو پہلے تو یہ جو ہے نا وہ مولوی منیب جو ہر وقت ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں آ رہا، ان کو ڈسمس کرے. بیکاز چاند کی جو ہے نا موومنٹ اور یہ 1000 سال تک آگے تک میں لوگوں نے کیلکولیٹ کر لی ہے کہ کہاں وہ ہوتا ہے اور کہاں وہ نہیں ہوتا. دنیا کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے. مسلمان اب بھی کہ جب تک میری آنکھ نہیں دیکھے گی، بھی تمہاری آنکھ اگر نہیں دیکھے گی تو دوربین تم کیوں دیکھتے ہو؟ تم آنکھ سے پھر دیکھو. اور تم نے تو اینک پہنی ہوئی ہے تو اینک بھی اتارو. تو یہ ہے لکیر کے فقیر بھی نہیں ہے. یہ ڈیلیبریٹلی اس معاشرے کو وہ میڈیول مائنڈ سیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے مولوی جو ہیں، میں ہر مولوی کی بات تو نہیں کر رہا کیونکہ ہم جس علاقے میں بڑے ہوئے مولوی صاحب وہاں پہ بڑے نیک شریف آدمی ہوتے تھے، لیکن یہ وہ دور تھا جب اسلام اور
पॉलिटिक्स को इतना क्लोजली एसोसिएटेड नहीं था। अभी डगर वही अंग्रेज़ों के छोड़ा हुआ एक लिबरल एटमॉस्फेयर था। जहाँ जहाँ इनका इस्लाम ज़्यादा आना शुरू हो गया, वही मौलवी जो जुमेरात का खाना लेता था, वो उसकी आंखों से लोग बचते फिरते थे, क्योंकि उसके पास इतनी 400 मदरसों की बजाय अब तो सुना 30,000 मदरसे हैं जिनका काम ही लोगों को नफरत सिखाना है। और मॉडर्न एजुकेशन के बाद उन्होंने क्या किया है कि मौलवी जो हैं वो जाके चेक करते हैं कि स्कूलों में ये पढ़ाया भी जा रहा है या नहीं। तो मौलवियों के पास हमारी एजुकेशन पे भी एक सेंसरशिप का राइट आ गया है। तो दिस इज ऑल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये बहुत ज्यादा एक चीज और पाकिस्तान में इन दिनों जो बढ़ती हुई दिखाई दी है वो ये कि टॉलरेंस नहीं है। अभी जैसे चर्चेज इन्होंने जला दिए, एक नहीं कोई 20-21 चर्च जला डाले, लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों के घर जला दिए, और इसी तरह की बातें। बल्कि एक बच्चा है, उसकी क्लिप भी मैंने देखी, वो कह रहा है कि जी कह रहे थे कि अगर तुमने कलमा पढ़ लिया होता तो ये सब कुछ ना होता। ये किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है? बाकी दुनिया से हम बिल्कुल अलग नहीं हो गए कट के? इंडिया वाले लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी अमन की बातें सारा कुछ है, लेकिन आप हमें ना सिखाएं, आप जाके अपने लोगों को सिखाएं। वो तो हमारी गर्दन काटने को तैयार हैं कि जो कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर है, ये है वो है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, यही कहने के हो कि जी अफगान जिहाद जो है उसमें CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, ये थी, विच इज़ ऑल्सो ट्रू कि इस्लाम को इतना खूनख्वार बनाने में वेस्टर्न पॉलिसीज़ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और अगर मुसलमानों को आपने दबा के रखना है तो उनको उनके मज़हब की तरफ ही ले आएँ, क्योंकि अपनी सोसाइटीज़ तो उन्होंने सेकुलर कर ली हैं। इनको क्यों प्रमोट करते हैं सारे मौलवियों को? वो तो जब 9/11 हुआ तो उनको भी होश आई कि मियाँ अगर आप एक दरिंदा पैदा करोगे तो वो दरिंदा एक दिन आपको भी पकड़ लेगा। अब उनको पछताते हैं कि हमने क्या किया, लेकिन वो क्या है, एक अब पछतावत क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब तो हर घर के अंदर इन्होंने ये नफरत फैला दी है कि कलमा पढ़ लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, जैसे कि इनके पास कोई फार्मूला है आने वाली दुनिया के मुतल्लिक। घर में खाने को इनके पास होता नहीं है। हाँ जी, और बुरा हाल होता है। और मौलवी जो हैं वो अब मैंने वो जो है अली मोहम्मद इंजीनियर या मोहम्मद अली इंजीनियर, उनका मैंने पूरा देखा है कि मैं मदरसों में रह के आया हूँ, और जितने ये मौलवी हैं ये बच्चों के साथ जो वहाँ पे करते हैं वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं तो वहाँ से ही प्रोड्यूस। तो इनकी सब हरकतें जो हैं वो पब्लिक में आ चुकी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट जो जिन्होंने बनाई वो बनाई नफ़रत के ऊपर, और नफ़रत के बगैर इनको समझ नहीं आती कि दुनिया में पॉजिटिवली भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आरजू काज़मी जी और डॉक्टर इश्तियाक अहमद का जो ये पूरा डिस्कशन था इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी की, जो कि अभी फिलहाल में भारत में 3 महीने रह के गए हैं, और उनका भारत के बारे में पूरा नजरिया बदल गया है। जब उन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, भारत की एजुकेशन देखी, तो उसके बाद से भारत के बारे में उनके विचार काफी बदले हुए हैं। और दूसरी ओर हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जिसकी दुनिया भर में बात हो रही है, और पाकिस्तान में भी आजकल सिर्फ चंद्रयान की ही चर्चा है। तो बात करें हमारे देश में जहाँ पे एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है, तो चंद्रयान जैसे मिशन जो है वो कामयाब होकर निकल के आ रहे हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तान जहाँ पे हर एक सिस्टम पे मुल्ला माफिया गैंग का कब्जा है, तो कहाँ से कोई ऐसा मुल्क तरक्की करेगा और साइंस के बारे में सोचेगा। और ये बात करते हैं एटम बॉम्ब की, तो एटम बॉम्ब भी जो इनके साइंटिस्ट थे वो इनकी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो शायद कहीं नीदरलैंड या किसी यूरोपियन कंट्री से वहां से टेक्नोलॉजी चुरा के लाए थे। और उसमें कहते हैं पीछे चाइना का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और इन्होंने एक बात कही कि भारत ने चंद्रयान 3 की जो है वो लाइव टेलीकास्ट दिखाया। वेल ये दर्शाता है भारत और भारत के जो साइंटिस्ट हैं इसरो के, उनका कॉन्फिडेंस लेवल की उनको पूरा यकीन था कि ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा। और एक बड़ी मजेदार इन्होंने बात की कि अरबों के पास तो चलो तेल आ गया, उन्होंने तो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया, उनके पास तेल आ गया, उन्होंने पैसा कमाया। वैसे भी मुल्ला कहते हैं कि आप नकल करो, अकल का इस्तेमाल ना करो। पर पाकिस्तानियों के पास किस बात का कॉन्फिडेंस है और किस बात की अकड़ है? ना तो इनके पास पढ़ाई लिखाई थी, ना इनको तेल मिला, तो ये बेचारे जिंदगी में क्या करते रह गए। बाकी अंत में मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बात बिल्कुल सही कही है कि मुल्ला माफिया गैंग ने पूरी जड़ों पे कब्जा कर लिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत के ही कुछ इलाके हों। मदरसों में इनका पूरा कब्जा है, और कई सारे मदरसों में सिर्फ नफरत सिखाई जाती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं
आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।